अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं प्रेडनिसोलोन के बारे में, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन एंड एडवाइस। पहला है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। डिप्रेस फॉर्मेशन, रिलीज एंड एक्टिविटी ऑफ एंडोजीनियस मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के जितने भी एंडोजीनियस मीडिएटर्स होते हैं तो इनकी फॉर्मेशन को, रिलीज़ को और एक्टिविटी को ये क्या कर लेते हैं, डिप्रेस कर लेते हैं, ताकि उनकी फॉर्मेशन ना हो, वो रिलीज़ ना हो और वो अपना काम ना करे, अपनी एक्टिविटी ना करे। तो ये इंडिजीनियस मीडिएटर कौन से हैं? इसमें आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनेज, हिस्टामिन, लाइपोसोमल एंजाइम्स एंड कम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इंडिजीनियस मीडिएटर होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर कर ले या कोई इंजरी हो जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होते हैं। लेकिन जब हम ये प्रेडनिसोलोन लेते हैं तो इस टाइम ये मीडिएटर रिलीज़ नहीं होते एंड मॉडिफाई करते हैं इम्यून रिस्पांस को भी मॉडिफाई करता है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में, कब हम यूज़ करते हैं इस मेडिसन को। ये क्रोनिक डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक डिजीज़ होते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं ताकि डिप्रेस करें इन्फ्लेमेशन को और एलर्जिक रिएक्शन को। हेमेटोलॉजिकल में यूज़ करते हैं, ब्लड के जो डिसऑर्डर होते हैं। न्यूप्लास्टिक में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होते हैं हमारी बॉडी पे अटैक कर लेते हैं, जिस तरह के रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गए तो इसमें यूज़ करते हैं। एंड एड्रेनल इनसफिशिएंसी, एड्रेनल की अगर इनसफिशिएंसी हो, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिलीज़ करता है, लेकिन अगर उसकी इनसफिशिएंसी हो, वो सफिशेंट ना हो, वो कम हो तो उसमें हम देते हैं ताकि उसकी कमी को पूरा करें। और अस्थमा में यूज़ करते हैं, लिवर डिजीज़ में, ऑकुलर डिजीज़ में, आई की जो डिज़ीज़ होती है तो उसमें यूज़ करते हैं, किडनी की डिज़ीज़ में यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यूज़ करते हैं। ये है इसकी यूज़ेस के बारे में कि कब हम इसे यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंट्राइंडिकेशन के कब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इस्तेमाल नहीं करते। पेप्टिक अल्सर, साइकोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उसमें पोर्स हो जाते हैं। पीडियाट्रिक, प्रेग्नेंट मदर एंड नोनेट पैदाइश से 28 डेज़ का जो होता है तो इनमें जो पीडियाट्रिक होते हैं, प्रेग्नेंट मदर और नोनेट होते हैं, इनमें हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी बेनिफिट को देखते हैं तो अगर बेनिफिट ज़्यादा हुआ तो तब यूज़ करते हैं। ये है इसकी यूज़ के बारे में और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके डोज के बारे में। डोज जो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का तो डिपेंड करता है पेशेंट की रिस्पांस पे और डिजीज़ पे कि हम किस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं और पेशेंट का क्या रिस्पांस है। तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और हर एक डिजीज़ के लिए। पहला है 50 to 60 मिलीग्राम पर डे देते हैं इन सिंगल डोज और डिवाइडेड डोज में, ऑरल फॉर्म में देते हैं, टेबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में। 4 to 60 मिलीग्राम पर डे देते हैं इंट्रावीनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। 1 to 2 drops into the conjunctival sac 2 to 4 times a day। आई में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो कंजक्टिवल सेक में डालते हैं 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं 2 to 4 टाइम पर डे। ड्यूरिंग द इनिशियल 24 to 48 आवर्स डोजिंग फ्रिक्वेंसी में भी इंक्रीज़। जो इनिशियल 24 to 48 आवर्स होते हैं तो उसमें डोजिंग फ्रिक्वेंसी जो होते हैं उसकी अगर ज़रूरत हो तो उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। अब पढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। डोज एंड ड्यूरेशन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल एडेमा एंड हाइपरटेंशन होता है। एडेमा यानी वाटर जो होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन जो होते हैं उसमें पोर्स हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं। और मायोपैथी, मसल जो होता है उसमें पेन होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है तो वो इरेगुलर हो जाता है। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होती है। पुअर वुंड हीलिंग जो होती हैं तो वो जल्दी से नहीं होती। जब भी कोई इंजरी हो जाए तो वो जल्दी से हील नहीं होता। ऑकुलर कैटरेक्ट हो सकता है एंड ग्लूकोमा। अरेस्ट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चे में अगर हम इस्तेमाल करें तो उसमें ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। हर्सिटिज्म, वॉइस चेंज हो जाती है। थ्रम्बो एम्बोलिज्म, जिसमें थ्रम्स बन जाता है, किसी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है और वो वहाँ से जाके किसी और छोटी वेसल को ब्लॉक कर देता है। पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है एंड कशिंग सिंड्रोम। ये है इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में।
हम पढ़ते हैं इसके कुछ एडवाइस के बारे में कि मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। सो टेक सिंगल डोज बिफोर 9 AM, स्पेस मल्टीपल डोज इवनली थ्रू आउट द डे। अगर सिंगल डोज हो तो 9 AM से पहले ले, और अगर मल्टीपल डोज हो तो थ्रू आउट द डे ले, और उसमें हर एक डोज के बीच में होता है तो टाइम रखें। टेक मेडिकेशन विद मील्स या स्नैक। मेडिसिन जो होता है तो उसे मील्स या स्नैक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई जीआईटी जो हमारे खुराक की जो नाली है तो उसमें इरिटेशन ना हो। डू नॉट डिसकंटिन्यू सडनली। अचानक से हमें मेडिसिन को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी वजह से विथड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है। अवॉइड पीपल विद नॉन वायरल इन्फेक्शन। इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन जिन्हें होता है तो उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। रिसीव वैक्सीनेशन ओनली विद परमिशन। अगर कोई वैक्सीनेशन लगा रहा हो तो वो परमिशन के साथ लगाना चाहिए, फिजिशियन से परमिशन लेकर लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है वैक्सीनेशन में कि वायरल पार्टिकल जो होते हैं डेड पार्टिकल या पार्शली डेड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए जब हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ज़रूरी हो तो फिजिशियन से परमिशन लें। डायबिटिक्स पेशेंट शुड मॉनिटर दियर ब्लड ग्लूकोज। डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है, जिन्हें शुगर होता है तो उन्हें अपना शुगर जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डेली मॉनिटर करना चाहिए। कैरी मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड उसके पास होना चाहिए। सो ये है प्रेडनिसोलोन के बारे में। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।